सो प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस बहुत ही इजी चैप्टर, एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा हम यहां कर देंगे, है ना। सो देखो यहां पर जो लिखा है उस पर ध्यान मत दो, मैं जो समझाता हूं उस पर ध्यान दो। सबसे पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी मैं बता रहा हूं, आपको ध्यान देना। सबसे पहला टॉपिक होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज। थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देखो, लिखा है कि भैया ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक मतलब अंदर की प्रॉपर्टी है। जैसे कि भूख लगना, भूख लगना मेरे अंदर की प्रॉपर्टी है, मुझे भूख लगेगी लगेगी, भूख लगना मेरे अंदर की प्रॉपर्टी है। वैसे कह रहा है ये इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है भैया, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच, जिसके कारण अट्रैक्शन या रिपल्शन अराइज होता है। अराइज मतलब होना। तो लिखा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कुछ नहीं है, किसी एक बॉडी की, कोई भी बॉडी है, कोई भी बॉडी है या कोई भी मटेरियल है इस दुनिया में, कोई भी मटेरियल है, कोई भी मटेरियल है, मटेरियल या बॉडी, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, अंदर की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन आता है। फिर बोला गया कि टाइप्स क्या होंगे इसके, तो बोला गया भैया इलेक्ट्रिक चार्ज के ना दो टाइप्स होंगे। बोला गया एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा नेगेटिव, जो हम बचपन से जानते हैं। अच्छा जी, सिंबल क्या बनाया गया, बोला गया या तो आप इसको प्लस क्यू लिख दो ऐसे कैपिटल क्यू, या स्मॉल क्यू लिख दो, माइनस में माइनस कैपिटल क्यू या फिर माइनस का स्मॉल क्यू लिख सकते हो। ठीक है बेटा। उसके बाद बोला गया भैया यूनिट क्या है, यूनिट, तो बोला गया चार्ज की यूनिट है बेटा कूलम। चार्ज यूनिट क्या होती है, कूलम। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल क्या है, बड़ा सिंपल, जैसे मैंने लिखा चार्ज इज इक्वल टू 10 कूलम। तो इस पेज को बड़ा आसानी से आप समझ सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। और जो फिलहाल मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर पेज नंबर 1 मुझे समझ में आ गया। कमेंट नहीं करोगे बेटा तो देख लो कुछ हो जाएगा, देख लेना। अब पहले बच्चों बात ये आती है कि सर चार्ज तो समझ में आ गया, लेकिन हम किसी बॉडी को चार्ज करते कैसे हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग। तो देखिए बेटा, मेथड ऑफ चार्जिंग में अगर मैं बात करूं तो पहला टॉपिक होता है फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन का मतलब क्या होता है, बचपन से जानते हो बेटा, आपको पता होगा धरती पर हम फ्रिक्शन की वजह से ही आए हैं, तो फ्रिक्शन सबको पता है बेटा। ठीक है, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है। मेथड ऑफ चार्जिंग का मतलब हो गया बेटा फ्रिक्शन। पहला है फ्रिक्शन, कि हम किसी बॉडी को फ्रिक्शन से चार्ज कर सकते हैं। फ्रिक्शन का मतलब होता है रब। रब का मतलब क्या होता है बेटा, मैं समझा दूं आपको। मान लो कोई बॉडी है, कोई ए नाम का बॉडी है और ये कोई बी नाम का बॉडी है। अब हम क्या करेंगे बेटा, इस बी वाले को ए से फ्रिक्शन करवा देंगे। फ्रिक्शन मतलब दोनों को चिपका के ऐसे घसीटा मार देंगे, ऐसे। जब घसीटा मार देंगे तो क्या होगा बेटा, घसीटा मारने से ये होता है किसी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में चला जाता है, इलेक्ट्रॉन। और बेटा इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव पार्टिकल होता है, नेगेटिव पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल होता है बेटा, नेगेटिव बेटा, नेगेटिव पार्टिकल। तो होगा क्या बेटा, जब इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में चला जाएगा तो हम कहेंगे हमारा जो ए वाला बॉडी है, ए वाला बॉडी वो नेगेटिव बन जाएगा बेटा। और हमारे पास एक बात और ध्यान रखना, अगर ए नेगेटिव बना है ना बेटा, तो बी वाला हमारा पॉजिटिव बन जाएगा। यानी जब दो बॉडी को आपस में फ्रिक्शन देते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है, और जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया बेटा, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव बन जाता है, और जिसके अंदर से गया, जिसके अंदर से गया वो पॉजिटिव बन जाता है। तो थ्योरी बहुत सिंपल है, बस आपको समझते रहना बेटा। अगला तरीका होता है कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है बेटा, एक बॉडी को दूसरी बॉडी से हम टच कराते हैं। हमारे सिलेबस में, अगर अपने सिलेबस की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, तो हमारे सिलेबस में एक बहुत छोटी सी बात है जो आपको बताना चाहता हूं। सिलेबस में मैं कंडक्शन को समझा दूं। कंडक्शन में क्या है बेटा, कि सपोज करो किसी बॉडी के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, अभी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन किसी दूसरे बॉडी के ऊपर चार्ज है स्मॉल क्यू। कंडक्शन का मतलब होता है कि आपको इस बॉडी को जो अनचार्ज्ड है वहां जाके टच करा देना है। कैसे भी टच करा सकते हो। एक तरीका तो यह कि हम यहां से इन दोनों को वायरिंग कर दें तो टच हो जाएंगे, टच। जब इन दोनों को टच कराते हैं ना प्यारे बच्चों, टच, TOUCH, सही है क्या, TOUCH, टच। अगर किसी बॉडी को हम टच कराएंगे, कंडक्शन का मतलब होता है टच कराना, तो बेटा क्या होगा, मान लो इसका नाम ए था, इसका नाम बी था, तो जो ए है और जो बी है, ए पर पता है क्या चार्ज जाएगा, जैसे ये क्यू है, क्यू, और इसके ऊपर चार्ज है अभी 0, 0, तो इसके ऊपर होगा Q + 0/2, और इसके ऊपर भी हो जाएगा Q + 0/2। यानी इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज अपॉन में 2, दोनों में सेम आंसर आएगा अगर ये दोनों बॉडी आइडेंटिकल है। और हमारे सिलेबस में आइडेंटिकल बॉडीज ही है। आइडेंटिकल मतलब सेम बॉडी, बस इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है 0, तो Q + 0/2, इसके ऊपर भी Q + 0/2। यानी सिंपल भाषा में बोलूं, अगर हमारे पास दो बॉडी है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2, और दोनों को टच कराएंगे तो आंसर आएगा Q1 + Q2/2। दोनों के ऊपर सेम आंसर आएगा, Q1 + Q2/2। तो याद रखना बेटा, जब दो बॉडी को टच कराते हैं उनके ऊपर चार्ज आता है Q1 + Q2/2, और इसी को बोला जाता है कंडक्शन। और कंडक्शन के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं जो हम कर चुके हैं या फिर हम फ्यूचर में बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले। तो कंडक्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर प्यारे बच्चों, चार्ज करने के लिए अगला तरीका हम इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम इंडक्शन होता है। अब हमारे मन में सवाल आएगा, सर इंडक्शन क्या है। तो इंडक्शन के अंदर क्या होता है, आप एक बार पढ़िएगा, लिखा है चार्जिंग न्यूट्रल बॉडी। देखिए न्यूट्रल बॉडी का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, चार्ज की वैल्यू 0 है। तो बेटा मान लो ये एक ऐसा बॉडी है जो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो चार्जिंग न्यूट्रल बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के। कैसे, तो मान लो अगर बगल में एक नेगेटिव इंसान को ले आऊं, तो ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, देखो एक न्यूट्रल बॉडी के अंदर, जैसे ये न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों,
न्यूट्रल बॉडी के अंदर प्लस माइनस साथ में रहते हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रल कहते हैं। 2 प्लस 2 माइनस टोटल 0, इसीलिए इसको न्यूट्रल कहा जाता है। तो न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितने प्लस है उतने ही माइनस है। तो बेटा ये न्यूट्रल बॉडी है और ये नेगेटिव बॉडी है। तो ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसका टोटल चार्ज 0 है, टोटल जीरो क्यों है बेटा? क्योंकि इसके अंदर 2 पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव है, लेकिन हमें इसको चार्ज करना है। तो हम चार्ज करने के लिए क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? बड़ा आसान तरीका अपनाने वाले हैं चार्ज करने के लिए। जब इस माइनस वाले बॉडी को, समझना ध्यान से, ये जो यार रुक जाओ आ जाएगा हाँ। जब इस माइनस वाले बॉडी को इसके पास हम ले गए तो पता क्या होगा? देखो ये जो माइनस वाला बॉडी है ना अपनी तरफ प्लस को खींच लेगा, प्लस को, क्योंकि यहां पर हमने माइनस बॉडी को रखा है। जब हम माइनस बॉडी को रखेंगे तो प्लस को खींच लेगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए प्लस को माइनस ही खींचेगा, है ना? तो माइनस ने प्लस को खींच लिया और जो माइनस है वो दूर चला जाएगा। देखो इस नेगेटिव ने पॉजिटिव को खींचा और इसी नेगेटिव ने नेगेटिव को दूर फेंक दिया। पहले ये साथ साथ रहते थे, साथ साथ, लेकिन अब क्या है? प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ। तो बेटा इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। यहां पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ है बेटा, सेपरेशन ऑफ चार्ज। यहां पर चार्ज का सेपरेशन हुआ है, चार्ज का सेपरेशन ऑफ चार्ज। और ये जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है इसी को हम बोलते हैं बेटा इंडक्शन। तो बेटा ये इंडक्शन होता है, इंडक्शन। अब इंडक्शन से क्या हुआ है? देखो इंडक्शन से क्या प्रभाव पड़ा है? इंडक्शन से ये पता है, देखो पहले प्लस माइनस साथ में रहते थे तो टोटल 0 था, 2 प्लस 2 माइनस। अब क्या हुआ है? देखो आधा बॉडी पॉजिटिव हो गया और आधा बॉडी नेगेटिव हो गया। अब एक और हम काम करते हैं बेटा, हम यहां पर ना धरती से कनेक्टिंग करते हैं, धरती, इसको अर्थिंग कहते हैं बेटा। तो अर्थिंग करने से क्या होता है? अर्थिंग करने से ये जो नेगेटिव वाला है वो धरती में घुस जाता है। या ऐसा मान लो बेटा, समझना कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज धरती में चला जाएगा। अगर धरती में चार्ज चला जाएगा, धरती में नेगेटिव वाला धरती में जाएगा तो बचेगा यहां पर 2 पॉजिटिव बेटा। तो इस प्रकार से हमने क्या किया बेटा? एक ऐसा बॉडी जो पूरी तरह न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब 2 प्लस और 2 माइनस था, इसका टोटल चार्ज 0 था, हमने पहले उसका चार्ज सेपरेशन किया और चार्ज सेपरेशन करने के बाद धरती में डाल दिया। धरती में डालने के बाद वो पूरा बॉडी कैसा हो गया है? ये पूरा बॉडी हो गया है पॉजिटिव बेटा, पॉजिटिव। तो एक न्यूट्रल बॉडी को देखिए, इंडक्शन का तात्पर्य समझिए। अरे इंडक्शन कहां गया? ये रहा, ऊपर होगा, ऊपर देखो। इंडक्शन का तात्पर्य समझिए। इंडक्शन में क्या होता है? चार्जिंग, मैं इसको ठीक कर दूं, चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, चार्जिंग अ न्यूट्रल बॉडी, चार्जिंग न्यूट्रल बॉडी विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना कॉन्टैक्ट के, बाय अ चार्ज बॉडी। एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी की हेल्प से हम चार्ज कर सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी की हेल्प से चार्ज कर सकते हैं। तो बेटा इसको इंडक्शन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक होता है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कि भाई साहब ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा देखो बहुत सिंपल है, बड़ा आसान है। देखो कि भैया आप चार्ज को ऐड कर सकते हो। पहली प्रॉपर्टी बेटा एडिशन ऑफ चार्ज। आप चार्ज को ऐड कर सकते हो। जैसे कि अगर किसी बर्तन के अंदर 2 कूलम है और 3 कूलम है तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 2 + 3 बेटा 5 कूलम होता है। तो एडिशन ऑफ चार्ज का मतलब है टोटल चार्ज इज अलजेब्रिक सम, कि अलजेब्रा की तरह हम ऐड कर सकते हैं 2 + 3 5। फिर बेटा अगला होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसे कहते हैं? देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, नॉर डिस्ट्रॉयड। अब ऐसा क्या है समझा रहा हूं। देखो मान लो एक सिस्टम है, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड, ठीक है ना? इन आइसोलेटेड सिस्टम, एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब मान लो तिजोरी है, तिजोरी, इस तिजोरी के अंदर कोई घुस नहीं सकता, सोना चांदी कुछ भी रख दो, ऐसा कुछ है। आइसोलेट का मतलब होता है कि दुनिया से अलग, छुपाया हुआ। अब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है प्यारे बच्चों, और आइसोलेटेड सिस्टम में आपने 10 कूलम चार्ज डाल दिया और आप बाई चांस मर गए, किसी वजह से आपकी डेथ हो गई, तो 1000 साल बाद भी, अगर हम 1000 साल की बात करें, 1000 ईयर्स बाद, 1000 साल बाद भी इस सिस्टम में 10 कूलम ही चार्ज रहेगा। तो कहा जाता है कि चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो 10 कूलम रहेगा, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, ठीक है ना? इन आइसोलेटेड सिस्टम, इन आइसोलेटेड सिस्टम, पूरी लाइन मैंने जोड़ दी, देख लो यहां से यहां तक, है ना? तो एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। प्यारे बच्चों अगला और एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास प्यारे बच्चों, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है? कहता है मान लो भैया किसी भी बॉडी पर अगर हम चार्ज की बात करें, जैसे ये कोई बॉडी है, अगर मैं इसके ऊपर चार्ज निकालना चाहूंगा तो चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोलोगे मुझे समझ नहीं आया, देखो थोड़ा पढ़ते। अगर इस बॉडी को मुझे चार्ज करना है तो मैं क्या कर सकता हूं? इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूं, या मैं इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूं, या तो मैं इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूं, या 5 या 10 या 100। तो ये जो नंबर है, नंबर 1 2 4, ये बेटा इंटीजर होता है। तो वही लिखा हुआ है कि चार्ज जो है, चार्ज इंटीजर इनटू में इलेक्ट्रॉन। देखो 2e यानी 2 इलेक्ट्रॉन, 1e मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 4e मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। किसी बॉडी पर हम चार्ज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डालेंगे, और इलेक्ट्रॉन हमेशा डालेंगे इंटीजर के फॉर्म में, 1 2 3 4 5। तो वही बात लिखा हुआ बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है चार्ज ऑन अ बॉडी, आप प्लीज इसे रीड करना, चार्ज ऑन अ बॉडी, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन।
चार्ज ऑन बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिखा जाता है प्लस माइनस एन इंटू में ई। प्लस माइनस एन इंटू में ई का मतलब क्या बेटा, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, और ई की वैल्यू होती है बेटा 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों फाइनली हमारे पास जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग, कूलम्स लॉ। सबसे पहले क्लास 12th में जब बच्चा आता है इसको पढ़ता है बोलता है वाह क्या चीज है ये, कूलम्स लॉ बहुत फेमस है। अब ये कूलम्स लॉ क्या कहता है वो तो समझने पे ही समझ में आएगा। देखो कूलम्स लॉ बहुत सिंपल भाषा में कहता है, मान लो आपके पास दो चार्ज है Q1 Q2। अब देखो एक बात तय है जो सबको पता है, मुझे लगता नहीं बताने की जरूरत है कि प्लस प्लस में रिपल्शन होता है, रिपल्शन धक्का मुक्की, और प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है। यही बेसिक लॉ है, यही फंडामेंटल लॉ है बेटा। फंडामेंटल मतलब बेसिक लॉ, फंडामेंटल बहुत ही बेसिक बात है ये, यही बेटा फंडामेंटल लॉ है कि प्लस प्लस में रिपल्शन होगा, प्लस माइनस में अट्रैक्शन। तो बेटा अब कूलम्स आप कहते हैं कि देखो अगर दो चार्ज है Q1 Q2, या तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। अगर दोनों प्लस है तो रिपल्शन, दोनों माइनस है तो रिपल्शन, और प्लस माइनस है तो अट्रैक्शन। तो कूलम्स आप कहते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखे हुए हैं। वैक्यूम का मतलब होता है प्यारे बच्चों जहां पर कुछ भी नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है, बिल्कुल खाली है, वैक्यूम। तो कहते हैं अगर दो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में है और उनके बीच में कोई डिस्टेंस है तो भैया उनके बीच में फोर्स होगा। तो जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली डिपेंड करता है दोनों के मल्टीप्लाई पे, दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, और इनवर्सली डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, कि अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, इसीलिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और बोला गया ये कांस्टेंट भी आएगा, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा कि भैया हमने चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में रखा हुआ है, तो ये जो कांस्टेंट है ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। तो क्या समझा हमने कि कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या कहता है एक बार पढ़िएगा। कहता है कि अगर भैया इफ 2 पॉइंट चार्जेस, यदि 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2, अगर 2 पॉइंट चार्जेस है Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, और उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब उनके बीच में जो फोर्स होगा, फोर्स बिटवीन देम, उनके बीच में जो फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर, और जब इसको कंबाइन करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा k। अब ये जो कांस्टेंट है बेटा k है। अब इस बात को समझना, k को खोल के कैसे लिखा जाता है, k को खोल के कैसे लिखा जाता है, 1/4 पाई ई नॉट, इसको लोग ई नॉट बोलते हैं, आप भी बोल सकते हो। तो बोला गया कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको आप साइलन बोलते हैं जिसको नहीं पता है, एप्सिलॉन नॉट, पर आप ई नॉट भी बोल सकते हो, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहां पर जो एप्सिलॉन नॉट है ये बेसिकली क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बेटा फ्री स्पेस का मतलब यहां पर मेरा वैक्यूम है, तो एक प्रकार से ये वैक्यूम को रिप्रेजेंट करने के लिए है कि चार्ज पार्टिकल को हमने वैक्यूम में रखा हुआ है। आई होप आप कूलम्स लॉ को पूरी तरह समझ गए हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्यारे बच्चों यहां पर एक टॉपिक होता है बेटा वेक्टर फॉर्म। जो कूलम्स लॉ है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, देखिए मान लो दो चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2 और इनके बीच में डिस्टेंस अगर r है, तो सिंपल फॉर्मूला इसका होता है k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है बेटा, वेक्टर फॉर्म में, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाना है ना, तो आपको एक r से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ता है और नीचे एक r से डिवाइड करना होता है। फील करना, फील, अगर एक r से डिवाइड करना पड़ेगा, एक r वेक्टर से मल्टीप्लाई और r से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो k Q1 Q2 अपॉन में r क्यूब, ये r स्क्वायर इंटू r1, ये r क्यूब बन जाएगा। अब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ जानते हैं कि अगर Q1 ने इधर फोर्स लगाया है तो Q2 उस पे पीछे फोर्स लगाएगा। फोर्स हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है, एक्शन रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर एक फोर्स को हम ऐसे लिख रहे हैं k Q1 Q2 बाई सिंपल r क्यूब r वेक्टर, तो दूसरे को हमें लिखना पड़ेगा माइनस k Q1 Q2 बाई r क्यूब। तो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है बेटा, जैसे फोर्स ऑन 1 माइनस k Q1 Q2 बाई r क्यूब है, तो फोर्स ऑन 2 क्या होगा, फोर्स ऑन 2 होगा प्लस का k Q1 Q2 बाई r क्यूब। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको हल्का सा और आइडिया देता हूं ताकि आप समझ सको। देखो मान लो दो चार्ज पार्टिकल है और सपोज करो दोनों पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव है प्यारे बच्चों, तो अगर मैं बात करूं फोर्स ऑन 1, तो इस पहले वाले पर ये दूसरा लगाएगा, तो ये इधर लगाएगा फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन। ये प्लस वाला दूसरा वाला पहले वाले पर इधर फोर्स लगाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे हम, फोर्स लगा है पहले पर ड्यू टू दूसरा, कि पहले पर फोर्स लगा है। तो मैंने लिख दिया, देखो F12 का मतलब क्या है, F12 का मतलब है फोर्स ऑन 1, पहले पर फोर्स लगा है, तो पहले पर इधर फोर्स लगा है नेगेटिव डायरेक्शन में, पीछे की तरफ। बेटा इसको पीछे बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, इसको नेगेटिव डायरेक्शन बोलते हैं बेटा, पीछे। इसलिए हमने लिखा माइनस k Q1 Q2 बाई r वेक्टर अपॉन में r क्यूब। अब पहले बात करते हैं कि ये जो पहला वाला बंदा है दूसरे को धक्का मारेगा इस तरफ, तो इसको लिखेंगे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो F21 का मतलब हो गया बेटा फोर्स ऑन 2, कि दूसरे वाले को इधर फोर्स फील होगा। अगर दूसरे वाले को इधर फील होगा तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है बेटा, पॉजिटिव मतलब आगे की तरफ। तो देखो ये प्लस का पॉजिटिव डायरेक्शन में k Q1 Q2 बाई r क्यूब इनटू में r वेक्टर। तो बेटा इक्वल एंड अपोजिट है, एक फोर्स आगे है एक फोर्स पीछे है, इसी को हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब कोई टेंशन वाली बात नहीं, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक हमारे पास बहुत ही सिंपल होता है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, या फिर इसका नाम होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब इसमें क्या होता है कि बच्चों मैं आपको खुद अपने हिसाब से बताता हूं। मान लो एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2 और तीसरा चार्ज है Q3। Q1 और Q3 ने Q1 और Q3 ने सोचा हम Q2 को मारेंगे,
इन दोनों ने आपस में मिली भगत कर ली, हम Q2 को मारेंगे। तो ये Q1 ने Q2 पर इधर फोर्स लगाया, तो ये जो फोर्स होगा किसके बीच में होगा? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कि भैया 2 पर फोर्स लगा है 1 की वजह से। देखो सिंबल्स को समझना पड़ेगा आपको, जिसको हम पीछे लिखते हैं। देखो जैसे कि फोर्स ऑन 1, पहले पर फोर्स लगा दूसरे की वजह से, यानी जो पीछे लिखा होता है वो फोर्स लगाता है। देखो फोर्स ऑन 1, पहले पर फोर्स लगा है। देखो F12 का मतलब समझो, F12 का मतलब है 1 पर फोर्स लगा है, 1 पर, इस पर लगा है 1 पर, इसकी वजह से, ड्यू टू, यानी जो पीछे लिखा होता है वो फोर्स लगाता है। ऐसे मान लो कि पीछे से कोई लात मार रहा है, तो वही वाली बात यहां पर देखो, अगर मैंने 1 लिखा है तो इस 1 वाले ने इसको जो पीछे लिखा हुआ है देखो 2 के पीछे, तो 2 पर 1 ने फोर्स लगाया, तो 1 किधर लगाएगा? 1 वाला 2 पर इधर फोर्स लगाएगा। वैसे बेटा ये 3 वाला इधर लगाएगा, तो हम बोलेंगे फोर्स लगा है 2 पर, लगाया किसने है? 3 ने लगाया, तो 3 को हम पीछे लिखेंगे। तो देखो हो क्या रहा है, एक बंदे पर 2 लोग फोर्स लगा रहे बेटा। तो जब एक ही बंदे पर 2 फोर्स हो, एक इधर एक इधर, तो हम उसका रिजल्टेंट निकालते बेटा, उसका हम रिजल्ट निकालते हैं। तो लिखा हुआ है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ चार्ज इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। यहां पर हमें वेक्टर सम का इस्तेमाल करना है, वेक्टर सम का, यानी हमें वेक्टर के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। तो बेटा वेक्टर में रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। बेटा वेक्टर का ये तरीका होता है बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। आई होप आप समझ गए होंगे, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों हमारे पास अगला टॉपिक है, अब ध्यान से देखना। टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है मैं समझा रहा हूं। मान लो कि यहां पर प्लस क्यू चार्ज है और यहां पर कोई क्यू नॉट चार्ज है, तो होगा क्या बेटा, इस प्लस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। हम ऐसा मानते हैं, हम मानते हैं कि एक पॉजिटिव जो है दूसरे चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है E, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगाएगा, तो फोर्स है F। तो इन तीनों से एक डेफिनेशन बनाया गया कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया, फोर्स लगाया किसके ऊपर? क्यू नॉट के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डेफिनेशन बना फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक कहीं से किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो हम बोलेंगे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन बनी है फोर्स पर यूनिट चार्ज, कितना फोर्स लग रहा है कितने चार्ज के ऊपर। जैसे यहां पर F फोर्स लग रहा है क्यू नॉट के ऊपर, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। अच्छा कई लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं? चार्ज के आसपास की जगह। तो बेटा ये चार्ज के आसपास की जगह को भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है, कि भैया चार्ज का फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। अब प्यारे बच्चों अगर कोई पॉइंट चार्ज है, अब हम क्या पढ़ेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F बाई क्यू, तो यहां से हम फोर्स को निकाल सकते हैं E इंटू में क्यू, है ना, सॉरी क्यू इंटू में E, है ना वही। तो प्यारे बच्चों आप देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से मेरा क्या मतलब है कि मान लो कहीं पर कोई प्लस क्यू चार्ज और डिस्टेंस R है, और मुझे अब बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो बहुत सिंपल फॉर्मुला है E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर, बहुत सिंपल। तो K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मुला होता है, जो बहुत काम आएगा, और ये फॉर्मुला भी बहुत काम आएगा। अब प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ बातें हैं, कुछ डायग्राम्स है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो आपको भी पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए कि एक प्लस के अंदर से अगर कोई प्लस क्यू चार्ज है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है। ठीक है जी, ये बात मुझे समझ में आ गई। अगर मेरे पास कोई माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है, अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है। अगर दो पॉजिटिव है तो क्या होगा, तो हमें पता है कि पॉजिटिव से बाहर जाता है, तो ये पॉजिटिव से बाहर निकल जाएगा बेटा, पॉजिटिव से ऐसे बाहर, पॉजिटिव से ऐसे बाहर, पॉजिटिव से बाहर, ये पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है ना, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, याद रखना, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है। तो एक प्लस से बाहर निकल रहा है, माइनस के अंदर जा रहा है, अगर दो प्लस रख देंगे तो दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट कर देगा। और सबसे इंटरेस्टिंग ये वाला है कि अगर एक प्लस और एक माइनस रख देंगे तो क्या होगा। प्यारे बच्चों जब आप एक प्लस रखेंगे और एक माइनस रखेंगे तो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के माइनस में जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि प्लस से निकलता है और माइनस में जाके एंट्री करता है। जैसे ये वाला देखोगे आप, तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेटा, जैसे प्लस से निकल रहा है लेकिन माइनस में एंट्री कर रहा है, तो यहाँ हमने प्लस से निकलते हुए दिखाया है, लेकिन हम प्लस माइनस रख देंगे तो ये एंट्री करेगा। प्लस माइनस को ही डाइपोल कहा जाता है, जो आपको फ्यूचर में समझ में आएगा। प्लस माइनस को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे, जो आपको फ्यूचर में समझ में आएगा बेटा, है ना। तो फिलहाल हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि भाई साहब प्लस से निकल के माइनस में जाना चाहेगा, तो ये माइनस में ऐसे जाना चाहेगा प्लस से निकल के, और ये माइनस में एंट्री करना चाहेगा। तो ये डायग्राम्स आप याद कर लेना बस। प्यारे बच्चों अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम के लिए काम आएगा हमारे। हम लोगों ने वैक्यूम में कूलम्स लॉ पढ़ा था कि वैक्यूम में कूलम्स लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू के सिंपल Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो इसको बोलेंगे हम फोर्स इन वैक्यूम। लेकिन प्यारे बच्चों तो ये फोर्स इन वैक्यूम का फॉर्मूला सब जानते हैं, लेकिन फोर्स इन मीडियम से क्या मतलब है कि मान लो हमारे पास चार्ज पार्टिकल है Q1 Q2, अब इन चार्ज पार्टिकल को हमने पानी में डाल दिया, हमने पानी में डाल दिया, तो अब हमें निकालना पड़ेगा फोर्स इन मीडियम। तो भैया मीडियम में फोर्स कैसे निकालते हैं, कुछ भी नहीं करते बेटा, जो हमने फोर्स इन वैक्यूम निकाल रखा था वैक्यूम, उसको एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से डिवाइड करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मीडियम।
हर मीडियम का एक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है बेटा। इसके बारे में क्वेश्चन से समझा दूंगा मैं अभी। तो आपको मिल जाएगा फोर्स इन मीडियम। सर मुझे समझ नहीं आया, अगर आप मुझे क्वेश्चन करा दो तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए थे वैक्यूम के अंदर, उनके बीच में डिस्टेंस था r और उनके बीच में फोर्स था 10 न्यूटन वैक्यूम के अंदर। लेकिन किसी वजह से मैंने यहां पर पानी डाल दिया, पानी, और बोला कि जो पानी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डी इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डीईसी, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है पानी का है 80। एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा देखो फोर्स इन जो वैक्यूम था, वैक्यूम में जो फोर्स था, इसको फील करने वाली बात है, समझदारी वाली बात है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं फोर्स इन वैक्यूम था 10 न्यूटन, लेकिन मैंने बोला कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, अब यहां पर मीडियम आ गया, तो बताओ फोर्स कितना होगा। तो आप बोलोगे भैया जो फोर्स इन मीडियम है, सर ने कहा था फोर्स इन वैक्यूम बाई डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 है तो 80 से डिवाइड करोगे, और वैक्यूम का फोर्स कितना है 10, तो 10/80, तो आंसर आ गया 1/8। आंसर क्या आ गया 1/8। यानी अगर आपको कभी भी फोर्स इन मीडियम निकालना हो तो फोर्स इन मीडियम का बहुत सिंपल है, जो भी फोर्स आपका वैक्यूम में था, पहले जो फोर्स था उसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम से डिवाइड करना है। अगर इसी को मैं फॉर्मूले फॉर्म में लिखूं तो बेटा फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई ER। अब ये ER क्या है बेटा, तो ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम है उसको हम ER बोल रहे हैं। E के नीचे हल्का सा R, अभी इसके बारे में ज्यादा आपको पता लगेगा, E के नीचे छोटा सा R बेटा, अभी इसके बारे में ज्यादा पता लगेगा, लेकिन अभी सिंपल है, फोर्स इन मीडियम इज फोर्स इन वैक्यूम बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर एक बहुत ही खास बात क्या है, अगर मैं यहां से ER निकाल लूं तो फोर्स इन मीडियम नीचे आ जाएगा, तो यहां से ER की डेफिनेशन बन जाएगी। ER की डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। फोर्स इन वैक्यूम बेटा, ये वैक्यूम लिखा है और ये लिखा है देखो वैक्यूम और ये लिखा है फोर्स इन मीडियम। तो आपसे कोई बोले ER मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, तो देखो ER का मतलब बेटा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो हम इधर लेके आए फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम। अब प्यारे बच्चों यहां पर ER के लिए कुछ नाम डिसाइड किया गया है। एक तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन ER को एक और नाम दिया गया बेटा जिसको बोला जाता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी कहा जाता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। अच्छा कई बार इसको ऐसे लिख देते हैं K इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई फोर्स इन मीडियम, लेकिन ये वाला K आपका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, या फिर ये वाला K जो है ना, ये वाला K, ये 9 × 10⁹ नहीं है, इसीलिए इस K को थोड़ा अलग बनाते हैं, हम ऐसे थोड़ा नीचे खींच के बनाते हैं, अजीब सा बनाते हैं हल्का सा। ये K को कई बार मतलब कुल मिला के कई बार ER की जगह पर K का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो बी रेडी। कई बार ऐसा भी मिलेगा आपको कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई K, तो तुम कंफ्यूज मत होना, ये K थोड़ा अजीब सा बनाना है आपको खींच के। इस K का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है या फिर रिलेटिव परमिटिविटी है। अब फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों ये सारे प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, एक एक करके देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, देखिए पहला प्रॉपर्टी तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ये स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और एंड होता है नेगेटिव पे, या तो नेगेटिव पे एंड होगा या इनफाइनाइट पे एंड होगा, ये बात याद रखना। जैसे मैंने कहा कि भाई मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव है, नेगेटिव है ही नहीं, तो कहां जाएगा बेचारा, तो हम मानेंगे कि पॉजिटिव से शुरू होके ये कहीं बहुत दूर जा रहा होगा, हमें नहीं पता। लेकिन अगर कहीं पर प्लस है और बगल में माइनस है तो बल्ले बल्ले हो गया, प्लस से माइनस में। बात समझ में आई, तो या तो प्लस से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे जाएगा या इनफाइनाइट पे जाएगा। फिर टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन, मतलब क्या है, मान लो किसी आदमी ने बोला कि ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो यहां पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो पता लगेगा डायरेक्शन ये है, यहां पे टेंजेंट बनाऊंगा डायरेक्शन ये है, तो डायरेक्शन के बारे में पता लगता है टेंजेंट से बेटा। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स डायरेक्शन बेटा, तो सेकंड पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन। आई होप इट इज क्लियर, टेंजेंट गिव्स डायरेक्शन। फिर बेटा थर्ड पॉइंट बड़ा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखो दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इंटरसेक्ट अगर करेगी ना तो एक ही पॉइंट पर अब दो बातें हो गई। अब एक पॉइंट पर एक डायरेक्शन इस तरफ है और एक ही पॉइंट पर एक डायरेक्शन इस तरफ है, तो बेटा एक पॉइंट से दो डायरेक्शन कभी भी संभव नहीं होता है, तो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है, आपको बस याद करना है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी टू डायरेक्शन, एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। कुल मिला के ये आपस में कट नहीं करती है, क्योंकि कट करेगी तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर बेटा फोर्थ पॉइंट क्या है, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी ऐसा नहीं होगा बेटा कि पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में घुस गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में नहीं घुसेगा। अगर पॉजिटिव से स्टार्ट होकर पॉजिटिव में नहीं घुसेगा तो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव गोस टुवर्ड्स नेगेटिव, ये बात ध्यान रखना है आपको, कभी भी प्लस से आके प्लस में नहीं घुसेगा, तो क्लोज लूप नहीं बनेगा। फिर प्यारे बच्चों लिखा हुआ है ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फिफ्थ पॉइंट पढ़ेंगे आप खुद, परपेंडिकुलर क्या मतलब है समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर क्यों होता है बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं होगा तो यहां पर ना करंट अपने आप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी लोहे को छूता हूं, मानो मैंने अपने बेल्ट को छू लिया, तो मुझे करंट नहीं लगेगा। अगर मैं अपने बेल्ट को छू लूं या रोड पे चलते हुए मैं किसी रेलिंग को छू लूं, लोहे को छू लूं, तो मुझे करंट नहीं लगता। करंट नहीं लगता, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ेगा। अभी लिखा हुआ है समझो, देखो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें करंट मिलेगा। पर रियल लाइफ में अगर मैंने इस लोहे को छुआ, देखो ये लोहे का है, ये नीचे लोहे का है, या मैं कहता हूं कि भाई ये मेरे घड़ी का जो वो है
घड़ी का जो ये है ये लोहे का है, मैंने छुआ, मुझे करंट नहीं लग रहा है। करंट ना लगने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा। तो लिखा है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं हुआ, सपोज करो ऐसा है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं कह दूं ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहां पर करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सही ऑप्शन है और ये गलत ऑप्शन है कि ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इफ नॉट, अगर आप परपेंडिकुलर नहीं बनाओगे, देयर विल बी करंट, तो यहां पर करंट स्टार्ट हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर होना पड़ता है। फील्ड लाइंस क्लोजर एट हाई वैल्यूज, क्या मतलब है? अगर मैं कहूं आपसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक डायग्राम है और इस डायग्राम में आप देखोगे यहां पर फील्ड लाइंस पास पास है और यहां पर फील्ड लाइंस दूर है, तो बेटा जहां पर फील्ड लाइंस क्लोज है वहां पर वैल्यू हाई होगी, तो यहां पर हाई मैग्नीट्यूड होगा बेटा, हाई मैग्नीट्यूड मतलब यहां पर वैल्यूज ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत ज्यादा होगी। तो सारे पॉइंट्स हमने कवर किए, फिर हम आगे बढ़ते हैं बेटा। सो प्यारे बच्चों, हमारे पास है इलेक्ट्रिक डाइपोल। अभी इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है समझाने का प्रयास करता हूं। देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या है समझने का थोड़ा सा प्रयास करना। लिखा हुआ है सिस्टम फॉर्म्ड बाई, मैं आपको सिंपल भाषा में बता, देखो एक माइनस चार्ज है और एक प्लस चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू दो चार्जेस है और उनका ये सेंटर है, सेंटर, और सेंटर से एक तरफ का डिस्टेंस है ए और सेंटर से दूसरे तरफ का डिस्टेंस भी ए है। शर्त क्या है? शर्त कि ये जो डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस है 2a, ये 2a बहुत स्मॉल होता है, बहुत स्मॉल। तो प्यारे बच्चों, जब भी इक्वल एंड अपोजिट चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा हो तो इस पूरे को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाम से पुकारा करेंगे। तो डाइपोल कैसे बना? एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज, इनके बीच में डिस्टेंस 2a और सेंटर से डिस्टेंस आधा आधा, इसको a बोलेंगे, इसको a बोलेंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या है? सिस्टम फॉर्म्ड बाई टू इक्वल, यहां पर इस बात को ध्यान देना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, उनके बीच का डिस्टेंस बहुत छोटा होना चाहिए। फिर प्यारे बच्चों इसके एग्जांपल क्या, जैसे HCl, हमारा HCl एक डाइपोल बना रहा है ना, क्योंकि एक प्लस और माइनस और इनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम होगा। तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे डाइपोल्स हो सकते हैं बेटा, एग्जांपल के तौर पे HCl। अब एक टॉपिक होता है बेटा डाइपोल मोमेंट। इस डाइपोल मोमेंट को समझना पड़ेगा आपको। ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा कि देखो दोनों चार्ज तो इक्वल ही है, एक माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है, दोनों चार्ज इक्वल है, तो कोई भी एक चार्ज ले लो और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, उनके बीच का डिस्टेंस है 2a बेटा, 2a उनके बीच का डिस्टेंस है। तो चार्ज इंटू 2a मतलब कोई भी चार्ज लो और पूरे डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, चार्ज इंटू डिस्टेंस, इसको हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डेफिनेशन क्या बनी? प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई ऑफ आइदर चार्ज, आइदर मतलब दोनों में से एक, अगर दोनों इक्वली तो है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। कोई भी चार्ज लो और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2a से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसको आप डाइपोल मोमेंट कहेंगे। अब प्यारे बच्चों यहां पर खास बात क्या है बेटा, इसको एक वेक्टर क्वांटिटी कहा गया है, मतलब जो डाइपोल मोमेंट है उसको p बोला गया है, p, और इसको वेक्टर बोला गया है, यानी कि जो p है डाइपोल मोमेंट वो वेक्टर है, क्यों? इनटू में 2a। तो ये डायरेक्शन हमने दिखाया यहां पे, और डायरेक्शन लिया गया है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। सर समझ नहीं आया। देखो जो अगर मैं कहूं आपसे ये मेरा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो p वेक्टर को इधर लिया गया है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ p वेक्टर को लिखा गया है और ऐसा कहा जाता है। तो प्लीज इसे नोट करो, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सब हमारे पास क्या है? हमारे पास है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल। अब ये क्या होता है देखना, देखिए आपके पास डाइपोल है माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और बेटा ये डाइपोल का सेंटर है, तो बेटा इस पॉइंट को बोला गया है एक्सियल। सपोज करो इस पॉइंट का नाम है m, तो इसको बोला गया है एक्सियल। और यहां पर अगर एक लाइन बनाए हम, लाइन ऐसे यहां से यहां तक एक लाइन बनाए तो उसको एक्सियल लाइन बोल देंगे, एक्सियल लाइन, और ये पॉइंट है तो ये एक्सियल पॉइंट। तो इस डाइपोल की वजह से हमें यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालना है बेटा, सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसे इक्वेटोरियल कहा जाता है, इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल का एक और नाम होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, बाइसेक्टर। अब तुम बोलोगे इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है? क्योंकि ये देखो दोनों डाइपोल को आधा आधा डिवाइड करता है, माइनस क्यू इधर प्लस क्यू इधर, तो इसको बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो हमें एक्सियल पर और इक्वेटोरियल पर दोनों पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं एक्सियल के लिए। तो बेटा मैं एक्सियल पॉइंट की स्टडी करने जा रहा हूं, एक्सियल पॉइंट। तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सियल। तो ये कैसे निकाला जाएगा उसके पीछे सिंपल लॉजिक है, और थोड़ा थोड़ा आपको याद भी करना पड़ेगा अगर आपकी 9th की मैथमेटिक्स खराब है तो। देखो सिंपल लॉजिक क्या है मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान देना कि एक छोटी मोटी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी हमें कि अगर हमारे पास माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ये उसका सेंटर है, ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस a है, और मुझे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये डिस्टेंस बेटा r होता है। अब यहां छोटी मोटी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि समझना अगर ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये बेटा r माइनस a होगा। कभी फील करना, क्योंकि ऊपर वाली जो पूरी है, ऊपर वाली r है, यहां तक a है बेटा, तो ये r माइनस a। और प्यारे बच्चों अगर ये a है तो ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके माइनस चार्ज का होगा r प्लस a। देखो डिस्टेंस बड़ा आसान है, यहां तक है r
और यहां तक है ए, ऊपर का आर नीचे का ए, तो ये आर माइनस है। अब हमें कुछ नहीं करना है, एक बार हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज। इस माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो फॉर्मुला होता है बेटा एक चार्ज के लिए, फॉर्मुला होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बेटा माइनस के लिखेंगे के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस माइनस, देखो अगर ये माइनस है तो यहां तक का डिस्टेंस होगा आर प्लस ए, तो प्यारे बच्चों आर प्लस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब क्या करना है, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस की बात करनी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव, तो अगर मैं प्लस की बात करूंगा तो उसका आंसर आएगा के क्यू बार आर माइनस ए का होल स्क्वायर। एक बार आर प्लस ए है, एक बार आर माइनस ए है। आपको बता दो बेटा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो बड़े गहराई से समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्लस से निकलता है तो प्लस से दूर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की तरफ आता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब माइनस की तरफ आएगा। देखो प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाता है पर माइनस की तरफ आता है। हम लोगों ने पढ़ा ना कि प्लस से भैया दूर जाता है, लेकिन अगर कोई माइनस हो तो माइनस के अंदर आता है, तो इस माइनस वाले की तरफ आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लस से दूर जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहां पर अगर हम ई एक्सियल निकालेंगे बेटा, तो हमें इस पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से माइनस करना पड़ेगा इस नेगेटिव वाले को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ माइनस। तो दोनों को माइनस करेंगे बेटा, अभी हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, सिर्फ इनकी वैल्यूज निकाल रहे हैं। तो क्या होगा हमारा आंसर, मैं आपको बता दूं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो कई लोगों को हो सकता है कि उनकी मैथमेटिक्स इतनी वीक हो कि वो कर ना पाए, तो देखो सिंपल है, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब यहां से बेटा हम इसका आंसर सॉल्व करने, अब देखो कई लोगों को दर्द होगा, पर इस दर्द में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता बेटा, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स है। अब मैथमेटिक्स भी मुझसे करवाओगे तो शर्म से डूब मरना चाहिए आपको, तो मजाक कर रहा हूं। के क्यू कॉमन लेंगे बेटा, और यहां बचेगा 1 माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहां बचेगा 1 आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यहां ब्रैकेट। अब यहां पर एक खास बात बता रहा हूं, अब मेरे से कोई पूछना मत क्या हुआ है, अब मैं यहां पर एक मैथमेटिक्स का रूल लगाऊंगा बेटा। मैथमेटिक्स का रूल कहता है, क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल कहता है, अगर ये वाला बंदा इधर जाए और ये वाला बंदा इधर जाए तो क्या होगा, देखो आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और आपस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या होने वाला है, बड़ा आसान है, बहुत आसान है। हम यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे, तो खोलेंगे तो बेटा पता क्या होगा, यहां पर देखो, यहां पर बचेगा 2ar 2ar 4ar बचेगा बेटा, करके देखना, 4 ऐसे बचेगा, देखो ऐसे बचेगा, 2 इंटू में 2ar ये बचेगा बेटा, ठीक है। तो ये आप खुद ही करना, a प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इवन किताब में इसके बाद सीधा ये स्टेप लिखा होता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक होता है, दोनों को खोल के कट करना है, खाली आपस में माइनस हो जाएंगे बेटा। आप चाहो तो स्टेप खुद भी कर सकते हो, नीचे बेटा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर कुछ बातें मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, यहां से क्यू को पकड़ लो और यहां से 2a को पकड़ लो, तो p बन जाता है बेटा q इंटू में 2a, q इंटू में 2a p बन जाता है बेटा, तो ये बन जाएगा के पी। अब बच क्या गया, 2 बच गया, r बच गया, तो यहाँ पर 2 बच गया, r बच गया, तो 2 के पी आर अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसी को ई एक्सियल कहा जाता है। लेकिन कई बार एक स्पेशल केस होता है बेटा, स्पेशल केस क्या होता है मैं आपको बता दूं, स्पेशल केस क्या होता है समझना, कहते हैं कि हमारा डाइपोल स्मॉल है, स्मॉल डाइपोल, डाइपोल हमारा छोटा है। अगर बेटा डाइपोल छोटा हो तो ए स्क्वायर को ऑलमोस्ट जीरो मान लेते हैं, यानी कि ये जो ए का स्क्वायर है, ए बहुत छोटा है, गायब हो जाएगा, ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो ई एक्सियल का फॉर्मूला क्या आएगा देखना, नोट करना। तो देखो ये हो गया ऊपर 2 के पी आर और नीचे देखो आर का स्क्वायर आर 4 बेटा, तो एक आर से एक आर कट जाएगा बेटा, ऊपर से एक आर से आर कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आंसर आएगा 2 के पी बाई आर क्यूब। और इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, ई एक्सियल को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आ जाएगा 2 के पी वेक्टर अपॉन में आर क्यूब, ठीक है बेटा, ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया हमने, मतलब वेक्टर लगा दिया, बस पी के ऊपर वेक्टर लगा दिया। तो ये बात आपको याद रखनी है बहुत गजब तरीके से कि कितना आसान है। इस स्टेप के बाद सीधा आप ये स्टेप लिख सकते हो, कोई गलत नहीं कहेगा, बस लिख देना कि यूजिंग, आप क्या यूज किया है आपने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब बस इतना लिख के सीधा ये भी लिख सकते हो, कोई नहीं काटने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ पर यही इस्तेमाल करेंगे और हमें आंसर ये मिलेगा। तो प्यारे बच्चों ये बहुत ही गजब तरीके से मैंने आपको बताया कि एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है और स्पेशल केस के लिए 2 kp बाई आर क्यूब होता है। अब हम इक्विटोरियल की डेरिवेशन करेंगे, आप प्लीज नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों प्लीज ध्यान दो, अब हम लोग इक्विटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, इक्विटोरियल। तो जो हमें निकालना है इक्विटोरियल पे, इक्विटोरियल का पता नहीं स्पेलिंग क्या है, इक्विटोरियल, ठीक है, इसको बोलेंगे ई इक्विटोरियल, हमें ये निकालना है। तो इसमें क्या है कि जैसे अगर हमारा डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू, तो हमें इसके इस पॉइंट पर निकालना है। अब प्यारे बच्चों इस पॉइंट पर निकालने के लिए कुछ कैलकुलेशंस बता दूं, इस डिस्टेंस को ए बोलते हैं, इस डिस्टेंस को ए बोलते हैं, और ये जो पॉइंट तक का डिस्टेंस है इसको आर बोला गया है, सेंटर से, सेंटर ये है, सेंटर से ये डिस्टेंस आर है। अब ये वाली डिस्टेंस मैं आपको बता दूं, ये डिस्टेंस अगर आप निकालने जाओगे, चाहे ये डिस्टेंस, तो ये आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्यों? उसके पीछे आप इस ट्रायंगल को देख सकते हो, ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर, इस ट्रायंगल का जो ये बेस है ए है, ये जो परपेंडिकुलर है आर है, तो हाइपोटेनियस पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। प्यारे बच्चों जब इस ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन कर लोगे तो आपको बस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है, उसके बाद ये टॉपिक आसान है कि प्लस के अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ निकलेगा, तो इसको लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉजिटिव की वजह से, लेकिन ये माइनस के अंदर आता है तो माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस। और यहां पर ध्यान रखना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस लगाता है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस लगाता है, क्योंकि चार्ज की वैल्यू सेम है, चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस सेम है। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, प्रॉब्लम यह है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो बेटा अब हमें रिजल्ट वाली बात करनी पड़ेगी, हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये केस ऐसा हो गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर आपको याद हो तो रिजल्टेंट निकालने के लिए या इसका आंसर निकालने के लिए एक तरीका अपनाया गया। बोला गया कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और क्या बोला गया कि हम यहां पर ना एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आपको बस इसको याद करना है। बोला गया कि ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। तो इन लोगों ने क्या किया, कंपोनेंट ब्रेक किया। अब कई लोगों को हो सकता है कि उनकी 11th बी को उनको कंपोनेंट ब्रेकिंग ना आता हो, तो आप सीधा इस डायग्राम को याद कर लेना बेटा प्लीज। मैं रेक्टिफिकेशन नहीं करवा रहा हूं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 11th तो पढ़ने जाओगे नहीं। तो बेटा होता क्या है बेटा कि अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ आता है ई पॉजिटिव का, इसको मैं पहले हटा दूं, इस तरफ आता है बेटा ई पॉजिटिव का साइन थीटा, और उसके जस्ट नीचे आता है बेटा ई नेगेटिव का साइन थीटा। तो इससे क्या होगा, पॉजिटिव साइन थीटा और नेगेटिव साइन थीटा आपस में कट जाते हैं। और बेटा इस तरफ अगर मैं बात करूं तो दो बार आएगा, एक आएगा ई पॉजिटिव का कॉस थीटा और एक बार आएगा ई नेगेटिव का कॉस थीटा। तो ये दोनों बेटा आपस में ऐड हो जाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, जब ऐसे और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड अजीब तरीके से, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अजीब तरीके से है तो हम कंपोनेंट ब्रेकिंग का सहारा लेते हैं। तो हम यहां पर साफ साफ बता देंगे कि देखो डायग्राम आपको याद करना पड़ेगा, डायग्राम आप 2-3 बार याद कर लेना, हो जाएगा। तो हम बोलेंगे देखो ई पॉजिटिव साइन थीटा एंड ई नेगेटिव साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, साइन थीटा क्या हो जाएंगे, गेट्स कैंसिल्ड, गेट्स कैंसिल्ड, साइन थीटा कैंसिल्ड हो जाएंगे बेटा। तो हमारे पास सो देयरफॉर हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा 2e cos थीटा से। हम इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा, देखो e cos थीटा को जोड़ देंगे 2 बार, 2e cos थीटा हमारा नेट आंसर होगा। अब प्यारे बच्चों चैप्टर बड़ा आसान है, 2 की जगह 2, इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह फॉर्मूला होता है kq बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, और आपको अगर डिस्टेंस याद हो तो वो था a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा, देखो जैसे मान लो ये पॉजिटिव है, ये बंदा पॉजिटिव है ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा k इंटू क्यू अपॉन में इस डिस्टेंस का स्क्वायर। तो डिस्टेंस क्या था हमारा, a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहां पर लिखना है हमें cos थीटा। cos थीटा हमेशा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ट्रायंगल का बेस बेटा a है और हाइपोटेनियस बेटा ये है a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। cos थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब इस ट्रायंगल का बेस देखोगे तो बेस हमारा a के बराबर है। फिर प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं, अब यहाँ एक छोटी सी मैथमेटिक्स लगानी है कि देखो यहाँ पर q है, समझना छोटी सी मैथमेटिक्स है बेटा, क्या है, यहाँ पर q है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर a है। तो आपको पता होगा q इंटू में 2 इंटू में a क्या होता है, ये p होता है बेटा। तो q इंटू में 2 इंटू में a p हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा बेटा k p, और नीचे बेटा बेस सेम पावर ऐड की मैथमेटिक्स लगेगी, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और देखो ये बेस सेम तो पावर ऐड, तो आंसर आएगा a स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। बेस सेम पावर ऐड का कॉन्सेप्ट लगा है। तो बेटा ये ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला आ गया। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में बनाओगे तो आपको बस p के ऊपर वेक्टर लगा के यहाँ पर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। सर यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो cos थीटा पीछे के डायरेक्शन में है, पीछे, इसलिए यहाँ पर एक माइनस का साइन लगाना पड़ रहा है, cos थीटा पीछे की तरफ है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर वही स्पेशल केस आएगा, और स्पेशल केस हमसे क्या कहता है, स्पेशल केस हमसे कहता है अगर हमारा डाइपोल शॉर्ट है तो क्या होगा। अगर हमारा शॉर्ट डाइपोल है प्यारे बच्चों तो हम बोलेंगे हमारा जो a का स्क्वायर है वो 0 हो जाएगा, और ई इक्विटोरियल का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस के पी वेक्टर अपॉन में सिंपली आर क्यूब। ऐसा क्यों बेटा, वो आप करके देख लेना, a को 0 करोगे तो इस 2 से ये वाला 2 कट जाएगा और नीचे हो जाएगा बस ये 2 से 2 कट जाएगा आर क्यूब, नीचे आर क्यूब बचेगा बेटा। सो इस प्रकार से हमने इक्विटोरियल और एक्सियल की डेरिवेशन करी। तो अगर मैं आपको कंक्लूजन दूं तो कंक्लूजन क्या निकला बेटा, कंक्लूजन ये निकला बेटा कि जो ई एक्सियल वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो आया हमारा 2kp बाई आर क्यूब, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सिर्फ वैल्यू की बात करें, और ई इक्विटोरियल वाला हमारा आया kp बाई आर क्यूब शॉर्ट डाइपोल के लिए, शॉर्ट डाइपोल, स्मॉल डाइपोल बेटा। अगर डाइपोल हमारा छोटा है तो एक्सियल का ये होगा, इक्विटोरियल का ये होगा। अगर इन दोनों में मैं रिलेशन निकालना चाहूं तो मेरा ई एक्सियल जो है वो एक्चुअली में 2 गुना है, ज्यादा है थोड़ा सा, 2 गुना है ई इक्विटोरियल के, यानी कि एक्सियल वाला 2 गुना है, दुगना है, ये दुगना है इक्विटोरियल के मुकाबले। तो ये रिलेशन है बेटा, अब प्लीज इसे नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों इस वीडियो को तो देख के पढ़ लोगे, क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, तो आपके लिए बहुत गजब का क्वेश्चन बैंक मैंने रेडी कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लो। और अभी जो हाफ ईयरली के पेपर्स हुए थे तो उनमें सेम टू सेम क्वेश्चन हमारे बुक से आए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी बुक इतना हेल्प कर रही है। प्री बोर्ड में भी देखना सेम टू सेम क्वेश्चन आएंगे, और तो आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी सिमिलर क्वेश्चन आएंगे मेरे बुक से। और प्यारे बच्चों इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना। लव यू ऑल, टेक केयर। सो प्यारे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है, टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझते, देखो जैसे ये जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि हर जगह इसकी वैल्यू सेम है। यूनिफॉर्म जो वर्ड है इसका मतलब होता है सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह सेम है। अगर यहां 10 न्यूटन है तो यहां भी 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन, यहां भी 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, हर जगह वैल्यू सेम होगी, हर पॉइंट पर वैल्यू सेम होगी, तो यूनिफॉर्म बोलेंगे। टॉपिक का नाम है टॉर्क। देखिए टॉर्क बेसिकली टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग, टॉर्क का मतलब होता है टर्निंग।
तो टर्निंग डाइपोल का, डाइपोल कैसे टर्न होता है मैं समझाता हूं। देखो, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को किसी एंगल पे रखा गया है, -q और +q को किसी एंगल पे रखा गया है। जब हम किसी एंगल पे रखते हैं तो पता है क्या होता है, देखो जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है उस पर लगता है पीछे की तरफ फोर्स, और जो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, उस पर आगे की तरफ फोर्स लगता है। और हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है Q इंटू में E। हमने पीछे इसका देखा था, ऐसे देखा था, हमने कहा था E इज इक्वल टू F/Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन थी F/Q, तो F आ जाएगा Q इंटू में E। तो इधर फोर्स लगा Q इंटू E, और आगे भी एक फोर्स लगता है Q इंटू में E। तो बेटा जब किसी पेन को ऊपर और नीचे ऐसे फोर्स लगाओगे तो घूम जाएगा, रोटेट हो जाएगा। तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा, रोटेशन होगा तो टर्निंग आएगा। तो फील करो ना, अगर टेढ़ा है, ये पेन टेढ़ा है और आगे ऐसे फोर्स लग रहा है और पीछे ऐसे फोर्स लग रहा है, ऐसे आगे ऐसे पीछे ऐसे, तो ये घूम जाएगा। तो टर्निंग की वजह से टॉर्क आएगा प्यारे बच्चों। अब यहां पर हमें पता है कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है 2a होता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है बेटा R क्रॉस F। ये बेटा क्लास 11 से आया, 11 से, 11th क्लास में टॉर्क होता है। तो R की जगह पर 2a लिख दो और F की, चलो मैं बता रहा हूं, इसको ऐसे भी लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है RF sin थीटा। तो टॉर्क हो गया आपका, R की जगह पर लिख दोगे आप 2a, F की जगह पर Q इंटू में E, डिस्टेंस 2a है, फोर्स Q इंटू E, sin थीटा की जगह पर sin थीटा। तो यहां से प्यारे बच्चों आपको क्या मिलेगा कि जो टॉर्क है, टॉर्क यानी टर्निंग जो है, रोटेशन जो है, अब देखो यहां पर Q इंटू में 2a को हम P लिख देंगे, P, तो PE sin थीटा हो जाएगा बेटा। Q इंटू में 2a को P लिख देंगे जो हम पहले से जानते हैं, और दोबारा अगर हम साइन को हटाएंगे तो ऐसा हो जाएगा P क्रॉस E। मैंने कुछ नहीं प्यारे बच्चों, देखो जैसे यहां पर क्रॉस को हटाने के लिए हम साइन थीटा लेके आए थे, तो हमने लिखा था RF sin थीटा। तो ये R है, ये फोर्स है, यहाँ Q इंटू में 2a को P लिख दिया, E की जगह पर E है, साइन की जगह पर साइन थीटा है। अब दोबारा साइन थीटा को हटाने के लिए हम बीच में क्रॉस लगा देंगे तो बन जाएगा P क्रॉस E। तो बेटा ये टॉर्क का वेक्टर फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म। तो हमने क्या सीखा, कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला बेटा कि जो टॉर्क का फॉर्मूला होता है वो होता है PE sin थीटा, और इसी टॉर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं P क्रॉस E। इसी टॉर्क को ऐसे लिख सकते हैं हम P क्रॉस E। अब यहां पर कुछ बातें हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे, कि देखो अगर आगे फोर्स है Q इंटू में E और पीछे फोर्स है Q इंटू में E, तो आगे भी फोर्स Q इंटू में E है, पीछे भी Q इंटू में E है, तो यहां पर कुछ बातें याद रखना। नेट फोर्स 0 होता है, नेट फोर्स 0 होता है। नेट फोर्स 0 है तो ओनली रोटेशन होगा बेटा, ओनली रोटेशन, ओनली रोटेशन ही होगा यहां पर, रोटेशन। क्योंकि आगे और पीछे का फोर्स बराबर होता है तो कपल बनता है, कपल, तो कपल की वजह से सिर्फ रोटेशन हो पाएगा। आगे का फोर्स पीछे का फोर्स कैंसिल आउट हो गए, तो ये सिर्फ रोटेशन ही क्रिएट कर पाते हैं, बॉडी आगे नहीं जाएगी, तो सिर्फ रोटेशन होगा, नो ट्रांसलेशन, नो ट्रांसलेशनल मोशन। यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा, सिर्फ रोटेशन होगा। फोर्स भले ही 0 है पर रोटेशन तो होगा ही होगा, है ना। और ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा। ट्रांसलेशन का मतलब है कि डाइपोल एक जगह से उठ के दूसरी जगह पे नहीं जाएगा, बस एक ही जगह पर रोटेट करता रहेगा। आप प्लीज इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर कुछ छोटी मोटी खास बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या खास बातें, देखो अगर कभी भी एंगल प्यारे बच्चों 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री, या एंगल 180 डिग्री हो जाए, तो टॉर्क 0 होता है बेटा। टॉर्क, जो टॉर्क है वो 0 होगा और मिनिमम होगा बेटा, मिनिमम सबसे कम होगा। टॉर्क का जो वैल्यू था ना PE sin थीटा, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा बेटा। तो ये एंगल पे डिपेंड करता है। अगर एंगल 0 डिग्री या 180 डिग्री हुआ तो इसका आंसर 0 होगा। कभी भी एंगल अगर 90 डिग्री हो प्यारे बच्चों तो टॉर्क मैक्सिमम होता है, और मैक्सिमम की वैल्यू होती है P इंटू में E, क्योंकि sin 91 हो जाएगा बेटा। अगर हम 90 डिग्री पुट करेंगे तो sin 91 हो जाएगा, यहाँ पर sin 91 हो जाएगा बेटा, PE sin 91 हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा बेटा सिर्फ PE। अच्छा, इस एंगल की जगह पर हम एक वर्ड यूज करते हैं ओरिएंटेशन, तो भूलना मत। ओरिएंटेशन का मतलब होता है थीटा। ओरिएंटेशन का तो वो एंगल पूछेंगे, बोलेंगे बताओ ओरिएंटेशन जब टॉर्क 0 हो तो आप बोलोगे 0 डिग्री या 180 डिग्री। ओरिएंटेशन जब हमारा टॉर्क मैक्सिमम हो तो आप बोलोगे 90 डिग्री। ओरिएंटेशन समझ पा रहे हो। अब बोलेंगे ओरिएंटेशन बताओ, यानी एंगल बताओ स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। बेटा ये इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, बोलेंगे इक्विलिब्रियम के लिए, बोलेंगे एंगल 0 डिग्री होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, और एंगल 180 डिग्री होना चाहिए प्यारे बच्चों। एंगल मस्ट बी 180 डिग्री फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम प्यारे बच्चों। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम किसी भी हाल में आपको पता होना चाहिए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट नोट करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यानी कि 0 डिग्री 180 डिग्री टॉर्क 0, 90 डिग्री टॉर्क मैक्सिमम, 0 डिग्री को स्टेबल, 180 डिग्री को अनस्टेबल। ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है बेटा, तो होता क्या है, कई बार ना एक रॉड, हमारे पास एक रॉड है प्यारे बच्चों, उस रॉड के ऊपर चार्ज हम बिछा देते हैं। मान लो इसका लेंथ है L और चार्ज है Q, तो रॉड पे हमने लगातार बिछाया, लगातार, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लगातार। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो सकता है, एक हो सकता है लीनियर, बेटा लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है कि चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है लेंथ के ऊपर, तो इसके लिए होता है बेटा लैम्डा। फिर प्यारे बच्चों एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम एरिया पे, सरफेस एरिया पर। मान लो ये सरफेस एरिया है, एक रुमाल के ऊपर आपने चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ये कहलाता है बेटा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फिर बेटा हमारे पास एक होता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को बोलते हैं हम रो।
रो, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन में वॉल्यूम, यानी चार्ज को किसी पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। यानी चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज को सरफेस से डिवाइड करेंगे तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज को लेंथ से डिवाइड करेंगे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को लगातार बांटना, लेंथ में, सरफेस में, वॉल्यूम में। अब इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो टॉपिक है उसको समझना। टॉपिक है प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसे बड़े ईमानदारी से समझना पड़ेगा। तो लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है भाई, जैसे मैंने कहा कि मान लो एक सरफेस एरिया है, ये कोई सरफेस एरिया है, तो इस सरफेस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, उसकी काउंटिंग है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ भी नहीं है, एक सरफेस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग एंड सरफेस एरिया नॉर्मली। ए होगा यहां पर, एन नहीं होगा बेटा, ठीक है, बचपन में आपने पढ़ा होगा, एस के पीछे तो ए ही आता है। तो क्या पढ़ा बेटा हमने कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग अ सरफेस नॉर्मली। एक सरफेस से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है उसकी जो गिनती है, गिनती। जैसे मैंने कहा यहां पर कितना फ्लक्स है, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं भाई, आपको ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस काउंट करने पड़ेंगे। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है इस एरिया से, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करता है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया गया, बोला गया मान लो सिंबल पहले समझो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिंबल लिखा गया फाई, और बोला गया इसको हम ऐसे लिखेंगे ई डॉट ए, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एरिया से पास हो रहा है। अब प्यारे बच्चों ई डॉट ए है, तो अगर हम डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। पूरी फिजिक्स में डॉट का मतलब कॉस थीटा होता है बेटा, देखो क्रॉस का मतलब फिजिक्स में होता है साइन थीटा, और डॉट का मतलब फिजिक्स में होता है कॉस थीटा। तो यहां पर डॉट है तो इसको हम कॉस थीटा भी लिखते हैं। अब हमें समझना है कि एंगल हम कैसे लेते हैं, ये जो एंगल है थीटा है, जो हमने लिखा है कि भाई फ्लक्स को ई डॉट ए बोलेंगे या फिर ई ए कॉस थीटा, यहां पर ये एंगल कौन सा है। तो यहां पर आपको बहुत दिल से याद करना है कि जो एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर के बीच का होता है। अब एरिया वेक्टर को हमें समझना पड़ेगा। देखो जैसे ये मेरा हाथ है, तो हाथ से निकलने वाली सीधी रेखा एरिया वेक्टर होती है। जैसे मेरा फेस है, फेस, तो फेस से निकलने वाला ये एरिया वेक्टर है बेटा, बाहर की तरफ आउटवर्ड नॉर्मल। तो एरिया वेक्टर जैसे मैंने कहा ये है, समझो मैंने कहा कि देखो ये है मेरा सरफेस, तो इस सरफेस से एरिया वेक्टर ये पेन होगा जो बाहर की तरफ निकल रहा है, पेन। तो बेटा ये वाला एरिया वेक्टर होता है, एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर है। तो हमें एंगल लेना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का। अब प्यारे बच्चों यहां पर अगर मैं बात करूं तो बाई चांस मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ ही था, ये जो येलो वाला है, जो व्हाइट वाला है, जो मैं अभी बना रहा हूं, जो ये व्हाइट वाला मैंने अभी बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, और इस सरफेस से निकलने वाली लाइन, सरफेस से निकलने वाली ये जो लाइन है इसको एरिया वेक्टर बोलते हैं, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है। तो इस टाइम पर एंगल हमारा 0 डिग्री है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला कई बार हम ऐसे लिख सकते हैं, ई ए कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री 1 होता है, तो फ्लक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में एरिया। तो आपको एंगल का ध्यान रखना है। कई बार बेटा क्या होता है, हम जैसे एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर का हम छोटा सा एरिया ले रहे हैं, छोटा सा सरफेस, हम इतना ही ले रहे हैं, हम बोलेंगे हम इतना ही सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए लिखते हैं हम डीए। तो बेटा जब हमारा एरिया छोटा हो तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेशन का सिंबल है ये ई के साथ हम डीए मल्टीप्लाई करेंगे। डीए का मतलब है यहाँ पर स्मॉल सरफेस एरिया एलिमेंट, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है बेटा, स्मॉल एरिया एलिमेंट, ये छोटा सा एरिया है। तो छोटे से एरिया के लिए हम इंटीग्रेशन में फ्लक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो हमने छोटी मोटी बात सीखी जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एंगल हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का लेते हैं। तो हमने अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा बेटा, अब हम गॉस लॉ पढ़ेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों हमारे पास टॉपिक है गॉस लॉ। अभी गॉस लॉ बहुत आसान है, गॉसेस लॉ बोलते हैं इसको। ये कहता है कि मान लो एक क्लोज सरफेस है, सपोज करो हमारे पास क्लोज सरफेस है और उसमें चार्ज रखा हुआ है क्यू, इसका बोलते हैं चार्ज इनक्लोज्ड। ईएन का मतलब इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड का मतलब है अंदर वाला, इनक्लोज्ड। तो मान लो एक क्लोज सरफेस है, सरफेस के अंदर चार्ज है क्यू, मान लो ये प्लस चार्ज है, तो प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये इस सरफेस का नाम होता है गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। तो यहां फील करना, देखो दोबारा बोल रहा हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और सरफेस भी है, तो हम फ्लक्स की बात कर सकते हैं। फ्लक्स की बात ही हम कब करते हैं, फ्लक्स की बात हम करते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सरफेस एरिया से पास हो रहा हो। तो यहां पर गॉसियन सरफेस है, मतलब सरफेस है, ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहां हम फ्लक्स की बात करते हैं। तो यहां पर बोला गया जो फ्लक्स इस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना अंदर चार्ज है, कितना अंदर चार्ज है अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो अंदर का चार्ज अपॉन में कांस्टेंट, यहां ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। तो हम पढ़ेंगे टोटल फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स होगा इज 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज। तो ये 1 बाई एप्सिलॉन नॉट ही है बेटा, मल्टीप्लाई में ना, क्यू अपॉन में 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी सिंपल भाषा में क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो तो ये बात हमने सीखी कि अंदर का चार्ज ये भी फ्लक्स का फॉर्मूला है। और पीछे अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर एक छोटा सा एरिया है और डीए इसका सरफेस एरिया एलिमेंट है डीए, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो हमने पढ़ा था कि ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन, ये फ्लक्स का फॉर्मूला है। और अभी हमने क्या पढ़ा कि एक स्फीयर के लिए या किसी भी क्लोज सरफेस के लिए अगर चार्ज क्यू है तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला है, ये भी हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला है, तो हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं। हम कहते हैं ये फ्लक्स का फॉर्मूला है ई डॉट डीए, और ये भी हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसको भी गॉसेस लॉ ही कहा जाता है, गॉसेस लॉ। तो ये गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है कि ये भी फ्लक्स होता है, ये भी फ्लक्स होता है, दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हमारा गॉसेस लॉ कहलाता है मैथमेटिकली। इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
अब यहां पर एक दो पॉइंट है जो आप याद रखना प्यारे बच्चों, कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कहीं का भी हो सकता है, एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब होता है बेटा कि कहीं का भी, अंदर का, बाहर का, इधर का, उधर का, कहीं का भी, लेकिन चार्ज हमेशा इनसाइड का होगा। चार्ज बेटा हमेशा अंदर का होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं का भी हो सकता है, अंदर बाहर कहीं का भी। अब प्यारे बच्चों हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। अगर एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ की मैं बात करूं तो यहां पर आपको क्या समझना है कि हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो मैं तीनों केसेस यहीं लिख दे रहा हूं, जो भी तीनों केसेस है एक साथ ही हम पढ़ लेंगे। पहला केस होता है बेटा कि हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है जी, ठीक है, ड्यू टू, मैं बता देता हूं आपको, इनफाइनाइट चार्ज थिन वायर, चार्ज थिन वायर। अब ये क्या है इसको समझते हैं एक बार। चलो एक बार मैं हेडिंग लिख लेता हूं सारा, फिर हम बातें करेंगे। सो अभी हम क्या देखने जा रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ में 3 एप्लीकेशन पढ़ना है। अब तीनों को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज थिन वायर, हमें गॉस लॉ का ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि जो E डॉट डी ए होता है वो होता है चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज थिन वायर। अगर इनफाइनाइट चार्ज थिन वायर है, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक वायर है, ये वायर है, इनफाइनाइट मतलब काफी, हम ऐसा मानते हैं कि काफी है, छोड़ो इनफाइनाइट का मतलब आपको पता है। देखो इनफाइनाइट का मतलब ये होता है कि इस डिस्टेंस के मुकाबले, ये जहां पर हम निकालेंगे, मान लो हमें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, हमें इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहाँ पे, तो ये r डिस्टेंस बहुत कम है और वायर बहुत लंबा है। इनफाइनाइट का ये मतलब है कि वायर बहुत लंबा है। तो प्यारे बच्चों अगर हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ध्यान से देखना, अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर पहले एक सरफेस लेना पड़ता है। तो बेटा सरफेस हम लेते हैं सिलेंड्रिकल, तो यहाँ पर हम गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेना, ठीक है बेटा, और आपको यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सबको पता है, r डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस r रहेगा और यहाँ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं आपको बता दूं प्यारे बच्चों, हम ये जो, समझना ध्यान से, इधर से फ्लक्स जीरो होता है, याद रखना बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सामने की तरफ होगा, और यहाँ से भी फ्लक्स जीरो होता है, ये याद रखना हमेशा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे निकलेगा। अगर यहाँ पर चार्ज रखा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो हम इधर और इधर की बात नहीं करेंगे, ऊपर नीचे की बात नहीं करते। तो प्यारे बच्चों एक इनफाइनाइट वायर है और हमें r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने बहुत सिंपल सा स्टेप लिया, हमने यहाँ पर प्यारे बच्चों गॉसियन सरफेस बनाया, हमने प्यारे बच्चों गॉसियन सरफेस बनाया। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, ध्यान देना प्लीज, ये जो गॉसियन सरफेस है इसके लिए हम यूज करेंगे गॉस लॉ। अब हम गॉसेस लॉ का इस्तेमाल करेंगे, तो गॉसेस लॉ कहता है कि इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो E रहेगा, अब एरिया कौन सा लेंगे तो ये सोचना है, एरिया लेंगे हम कर्व सरफेस बेटा, ये कर्व, ये जो कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस के लिए फॉर्मूला होता है बेटा 2 पाई रेडियस L, 2 पाई RL कर्व सरफेस का एरिया होता है, और चार्ज की जगह पर चार्ज ही रहेगा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे तो Q अपॉन में 2 पाई है ना, 2 पाई R L एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर एक छोटी सी खास बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, छोटी सी खास बात कि Q अपॉन में L जो है, Q अपॉन में L बेटा लैम्डा हो जाता है, आपको मैंने पीछे पढ़ाया है, चार्ज बाई लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो हमारा आंसर आएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो हमने ये सीखा बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होता है, कर्व सरफेस एरिया से बाहर निकल रहा होता है, और नीचे जो फ्लैट सरफेस है सर्कल वाला है उससे फ्लक्स जीरो होता है। तो बेटा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ये फॉर्मूला हमें और क्या सिखाता है, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ बनाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कम होगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, क्योंकि R और E आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है बेटा, जिसको आप इजीली कर सकते हो, कई बार एग्जाम में आता है। अगला टॉपिक हमारा बहुत सिंपल सा है, टॉपिक को समझिए, टॉपिक बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हुआ, देखो अगला टॉपिक हमारे पास है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज थिन इनफाइनाइट शीट। अब इस बार क्या बेटा, ये हमारे पास शीट्स है, मैं समझाता हूं क्या हो रहा है। इस बार हमारे पास शीट्स है ऐसे, जैसे एक रुमाल होता है, रुमाल, इस रुमाल के ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज बिछा दिया, हम नेगेटिव भी बिछा सकते हैं, तो होगा क्या बेटा, इस पॉजिटिव से इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि ये एक रुमाल है बेटा, रुमाल, इस रुमाल से आगे पीछे दोनों तरफ, बहुत पतला रुमाल है तो आगे पीछे दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसमें। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर दोबारा हमें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो ये हमारा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आगे के लिए भी और पीछे के लिए भी एक गॉसियन सरफेस हमने बनाया। अब प्यारे बच्चों गॉसियन सरफेस है ये, ठीक है। अब देखो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस तरफ होगा, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर आउटवर्ड बाहर की तरफ, तो ये डीए होगा हमारा, डीए वेक्टर, और इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर होगा, डीए वेक्टर। अब कुछ नहीं है, हमारे पास एक चार्ज शीट है, अब हमें गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ लगाते हैं। जब प्यारे बच्चों आप गॉसेस लॉ लगाओगे ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बोलना है E डॉट डीए का इंटीग्रेशन चार्ज, जो भी इसके अंदर चार्ज है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। लेकिन प्यारे बच्चों यहां पर आपको प्लीज यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि ये आगे और पीछे दो सरफेस के लिए है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो E की जगह E आ जाएगा बेटा, डीए का मतलब होता है एरिया, सपोज करो एरिया को हम अभी ए ही बोल रहे हैं, और 2EA इज इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। सो प्यारे बच्चों आगे कुछ नहीं करना, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए Q अपॉन में 2A एप्सिलॉन नॉट, इस 2A को 2 और A को नीचे भेज देना,
देखो क्यू अपॉन में ए होता है सिग्मा, हमने पीछे पढ़ा है बेटा, क्यू अपॉन में ए सिग्मा होता है प्यारे बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब प्यारे बच्चों यहां से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया कि अगर हमारे पास एक शीट है तो शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा, और साथ ही साथ ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में कोई रिलेशन नहीं है। इस फॉर्मूले के अंदर कोई आर आया ही नहीं, बस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, स्ट्रेट लाइन रहेगा। ग्राफ को याद रखना है। फिर प्यारे बच्चों हमारे पास एक थर्ड एप्लीकेशन होता है, बड़ा सिंपल। थर्ड एप्लीकेशन क्या होता है सुंदर बच्चों, कि थर्ड एप्लीकेशन ये होता है प्यारे बच्चों की इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल। अब हमारे पास क्या है समझना ध्यान से, कि ये स्फेरिकल है और चार्ज शेल है, चार्ज बाहर की तरफ है, शेल मतलब खोखला। अब मुझे ना इसके अंदर पॉइंट ए पर, फिर पॉइंट बी पर, बी मतलब सरफेस पर, और पॉइंट सी मतलब आउटसाइड, यानी 3 जगह, इनसाइड, सरफेस और आउटसाइड। अच्छा मैं एक बात और तुम्हें बता दूं, अगर ये प्लस की जगह पर, थोड़ा शीट की बातें कर लेते हैं, अगर प्लस की जगह पर माइनस होता तो क्या फर्क पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड बस अंदर की तरफ होता, माइनस में आता है, और फॉर्मूला सेम रहता, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फॉर्मूला सेम रहता है शीट्स के लिए, बस डायरेक्शन का चिन्ह आता है प्लस माइनस में। अभी हम इसकी बात करते हैं, तो सपोज करो इसके रेडियस को हम फिक्स कर देते हैं, किसका रेडियस है आर, और अभी मुझे इनसाइड निकालना है। इनसाइड मतलब कहीं भी निकालना हो सकता है, मान लो मैं कहता हूं मेरा पॉइंट ए, इनसाइड कहीं भी, मान लो मेरा पॉइंट ए ये रहा, ये है मेरा पॉइंट ए, तो मैं सेंटर से इसके डिस्टेंस को स्मॉल आर बोल रहा हूं, तो कैपिटल आर बेटा रेडियस है, और स्मॉल आर है डिस्टेंस ऑफ कैलकुलेशन। स्मॉल आर का मतलब है कैलकुलेशन वाला पॉइंट, कैलकुलेशन पॉइंट। तो अभी हमने पहला केस पढ़ रहे हैं कि हमारा जो स्मॉल आर है वो छोटा है कैपिटल आर से, जिसको हम प्यार से इनसाइड बोलेंगे। रेडियस से छोटा है ना स्मॉल आर, जो कैलकुलेशन पॉइंट है वो रेडियस से छोटा है कैलकुलेशन पॉइंट। तो अंदर बेटा हम बोलेंगे, देखो गॉस लॉ कहता है E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब लॉजिकली सोचो, क्या इस पॉइंट पर मैं जहां पर सर्कल कर रहा हूं अंदर, क्या अंदर कोई चार्ज है, क्या अंदर चार्ज नहीं है, तो जीरो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बेटा, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। दूसरा केस फटाफट देखते हैं बेटा, दूसरा केस है हमारा सेकंड, जो कि है R इक्वल टू R, यानी इस बार हमारा जो कैलकुलेशन पॉइंट है वो रेडियस के बराबर है। रेडियस के बराबर होने का मतलब है कि हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो इसके ऊपर कर रहे हैं, देखो ये बेटा जिसको हम डॉट बना रहा हूं, डॉट, हम सरफेस के ऊपर आ गए। अगर हम सरफेस के ऊपर आ गए हैं बेटा, तो हम गॉस लॉ लगाएंगे, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो E की जगह पर E रहेगा, सरफेस एरिया होगा बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, जिसको नहीं पता बता दूं, स्फीयर का सरफेस एरिया। और इस सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, तो सरफेस के अंदर चार्ज है, मान लो चार्ज तो है क्योंकि हम सरफेस के ऊपर ही तो चार्ज है पूरा, तो सरफेस पे चार्ज है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, क्योंकि देखो R मतलब ये वाला रेडियस का स्क्वायर, क्या होगा देखो, ये तो 4 पाई है नीचे चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर नीचे चला जाएगा, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब इसी को हम K बोलते हैं प्यारे बच्चों ना, K, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका K Q बाई आर स्क्वायर, बहुत ही इजी। अब बेटा हमारे पास थर्ड केस होता है, बहुत ही सिंपल, और थर्ड केस कि R की वैल्यू रेडियस से बड़ा है। अगर R की वैल्यू रेडियस से बड़ा है, क्या मतलब है इसका, कि हम यहां आ चुके हैं, पॉइंट C पर आ चुके हैं, पहले हम सरफेस पे थे, तो दोबारा गॉस लॉ लगाओगे ना, तो इंटीग्रेशन E डॉट डी ए, आप लोग एग्जाम में जरूर लिखना यूजिंग गॉस लॉ, तो E 4 पाई आर स्क्वायर Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बस यहाँ पर ये जो स्मॉल आर है और यहाँ पर ये कैपिटल आर है, क्योंकि ये सरफेस की बात है। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, हमने ये देखा बेटा कि जिसको नहीं पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K बोलते हैं। अरे ये पूरा नीचे डिवाइड में आ गया ना यार, तो हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी आप KQ बाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। फर्क इतना है कि ये डिस्टेंस, ध्यान देना प्लीज, ये डिस्टेंस है सरफेस का स्क्वायर और ये है बाहर का। तो हमने क्या सीखा बेटा, अगर आप तीनों पॉइंट को देखते हो, तो पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, दूसरा पॉइंट है KQ बाई आर स्क्वायर, और तीसरा भी KQ बाई आर स्क्वायर। तो होता क्या है, हम ऐसे लिखते हैं इसको कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस का ग्राफ बनाऊं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो थी, तो जीरो होगी, वैल्यू जीरो होगी बेटा, जीरो, फिर एकदम से वैल्यू बढ़ेगा सरफेस पे, तो पहले वैल्यू जीरो होगी, फिर एकदम से सरफेस पर वैल्यू बढ़ जाएगी, सरफेस से वैल्यू बढ़ेगी, फिर डिस्टेंस बढ़ेगा, स्मॉल आर हमारा बड़ा है बेटा, आउटसाइड है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा, तो जीरो से बढ़ा सरफेस पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड घटने लग गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है, जहां पर ये है इनसाइड का बेटा, यानी जब आर हमारा छोटा है आर से, ये वाला जो पॉइंट है वो आर इक्वल टू आर, जब हम सरफेस पर आ गए, और ये पॉइंट है जब आर की वैल्यू बड़ी है कैपिटल आर से, मतलब हम बाहर आ गए, रेडियस से बाहर आ गए। तो ये बेटा चैप्टर हमारा खत्म होता है, बस आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और चैप्टर आपका रेडी है। सारी थ्योरीज हमने पढ़ ली जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आना चाहिए।